हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था एंट्रोपी। और उसमें हमने देखा कि एंट्रोपी क्या होती है और कुछ सिस्टम्स को लेकर के हमने वहां पर एंट्रोपी को देखा कि एंट्रोपी घटती है या बढ़ती है। और जब एंट्रोपी घटती है या बढ़ती है तो उस तरह से जो जो हमारा रिएक्शन है या हमारा जो भी प्रोसेस है, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो या हमारा केमिकल प्रोसेस हो, वो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, मतलब कि वो होगा या नहीं होगा वो प्रोसेस, और कब वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रहेगा। तो उसके लिए हमने वहां पर कंडीशन देखी, जो हमारा सेकंड लॉ है, उस सेकंड लॉ को हमने वहां पर अप्लाई किया। और साथ में फिर उसके बाद में हमने जो एंट्रोपी चेंज हमारा है, उस एंट्रोपी चेंज को आइडियल गैस के लिए अलग अलग कंडीशन में, चाहे वो प्रेशर के साथ में हो या टेम्परेचर के साथ में या वॉल्यूम के साथ में, उसको हमने कुछ इक्वेशंस वहां पर ड्राइव की, जो हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोसेस में काम आती हैं। और चाहे हमारे वो प्रोसेसेस किसी भी कंडीशन में किए गए हों, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आइसोबैरिक हो, आइसोकोरिक हो, या वो रिवर्सिबल हो या वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, उन सब के लिए हमने जो एंट्रोपी चेंज है वो हमने हमारी जो लास्ट जो क्लास थी उसमें निकाला था। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, और कई बार हम इसको फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। गिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट जिनका नाम गिब्स था, उन्होंने इस थ्योरी को दिया या अपनी इस जो एनर्जी है इसके बारे में उन्होंने बताया, बट इसको हम जनरली फ्री एनर्जी बोल देते हैं। अब ये है क्या क्या नहीं है, इस पर थोड़ी सी आज की हमारी डिस्कशन रहेगी। इससे पहले कि हम लोग फ्री एनर्जी के बारे में बात करें या गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करें, देखो अब तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें देखी हैं, गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली में क्या है, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोगों को दो चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए जब हम गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। एक, आपको एंथैल्पी के बारे में पता होना चाहिए कि एंथैल्पी क्या होती है, और एक आप लोगों को एंट्रोपी के बारे में पता होना चाहिए कि एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, सो एंथैल्पी, जिसको आप एच से डिनोट करते हो, एंट्रोपी जिसको आप एस से डिनोट करते हो, और इस एस को आप निकाल नहीं सकते, आप एस के जो चेंज है, एंट्रोपी में जो चेंज हुआ है उसको आप निकाल सकते हो। और जब भी हम किसी एंथैल्पी की बात करते हैं तो शुरू में उसका कुछ एंथैल्पी रहा होगा, फिर हम उसको कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं या उससे हीट कुछ निकाल लेते हैं, तो वहां पर भी एंथैल्पी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। तो इन्हीं दोनों का जो फंक्शन है, और साथ में हम लेते हैं एक और टर्म टेम्परेचर के साथ, क्योंकि जब भी हीट अंदर बाहर होता है तो टेम्परेचर भी वहां पर हमें कंसिडर करते हैं। तो कई बार आप लोगों को सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है कि गिब्स फ्री एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एंथैल्पी, एंट्रोपी और टेम्परेचर। ये तीनों का एक फंक्शन है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें कि एक आसान से शब्दों में अगर फ्री एनर्जी को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं या गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि फ्री एनर्जी क्या होती है। तो देखो, फ्री एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है किसी भी सिस्टम की, जिसमें आप किसी भी प्रोसेस को ये देखते हो कि किसी भी प्रोसेस के दौरान उसकी जो एनर्जी है वो कितनी अवेलेबल है वर्क को करवाने के लिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी एक वो किसी भी सिस्टम का वो कैपेसिटी है जो कि यूजफुल वर्क करवाने के लिए कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, और इसीलिए इसके नाम के आगे फ्री लगा हुआ है। फ्री इसलिए कि हर सिस्टम के पास में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और वो एनर्जी में से कितना एनर्जी हमारे पास में अवेलेबल है वर्क को करवाने के लिए, और वर्क भी कैसा, यूजफुल वर्क। तो एक यूजफुल वर्क को करवाने के लिए हम उस सिस्टम से कितनी एनर्जी
ले सकते हैं या कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, उस एनर्जी की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी बोलते हैं। अब ये कितनी होगी कितनी नहीं होगी, इसके बारे में गिब्स ने हमको बताया कि जब भी हम किसी भी सिस्टम को कोई एनर्जी प्रोवाइड करें या उससे कुछ एनर्जी निकाल लें इन अ फॉर्म ऑफ हीट, तो क्या एनर्जी जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि Q का वैल्यू अगर प्लस हो, जब हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, या फिर Q का वैल्यू माइनस हो जब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या दोनों ही केसेस में कोई भी सिस्टम अपनी कुछ एनर्जी को फ्री रख सकता है उस यूजफुल वर्क को करवाने के लिए? इस बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। ये किसी भी सिस्टम का एक कैपेसिटी है जो कि किसी भी एक एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सके या उससे एक यूजफुल वर्क करवा सके। ठीक है, सो हम इसी उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के यूजफुल वर्क करवाने की, और वो यूजफुल वर्क किसी भी तरह का हो सकता है। और वर्क को करवाने के लिए हमने एक टर्म अभी थोड़े समय पहले कुछ दिनों से पढ़ रहे थे, और वो पढ़ रहे थे स्पॉन्टेनिटी। क्योंकि जब भी हम किसी, देखो हम क्योंकि एज अ एक केमिस्ट्री स्टूडेंट, हम लोगों का सिर्फ एक ही तरफ कंसंट्रेशन रहता है, और वो कंसंट्रेशन क्या रहता है कि हम करवाते हैं रिएक्शंस। और रिएक्शंस में होता क्या है, जब भी हम किसी रिएक्शन को करवाएंगे, लेट्स से कि हमने ए लिया, हमने बी लिया, और हमने उससे कोई एक प्रोडक्ट बनाया, मींस रिएक्टेंट जो है वो हम लेते हैं, वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, और प्रोडक्ट बनते हैं जो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो हमारा मेन कंसर्न क्या रहता है, हमारा मेन कंसर्न रहता है कि जो भी रिएक्टेंट हम ले रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये हमारा मेन कंसर्न रहता है। तो हम हमेशा क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली तीन चीज हम देखना चाहते हैं। पहली चीज तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है या हमारा जो रिएक्शन है वो होगा या नहीं, रिएक्शन विल हैपन और नॉट। ठीक है ना। दूसरी चीज हम ये देखना चाहते हैं हमेशा किसी भी केमिकल प्रोसेस में कि वो जो रिएक्शन होगी वो किस स्पीड से होगी, अगर होगी तो किस स्पीड से होगी। और जो तीसरी चीज हम सबसे ज्यादा कंसीडर करते हैं वो ये करते हैं, क्या जो भी रिएक्टेंट हमने लिया है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या उसका कुछ अमाउंट रहेगा। मान लीजिए कि इसका मैंने अगर 100 ग्राम्स लिया हुआ है, तो ये 100 का 100 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसका केवल 80 ग्राम्स रहेगा कन्वर्ट होने के लिए, या इसका केवल 50% जो है वो कन्वर्ट होगा, या एक पर्टिकुलर अमाउंट उस रिएक्टेंट का कन्वर्ट होता है और बाकी का जो है वो कन्वर्ट नहीं होता, या वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, या अनरिएक्टेड रह जाता है। ठीक है ना। तो वो कितना क्वांटिटी जो है रिएक्टेंट की वहां पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, ये तीन चीजें जो हैं वो हम ज्यादातर हम एज अ केमिस्ट ये देखते हैं, या कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है हमको, तो हम यही चीजें जो हैं वहां पर डिस्कशन की हमारी रहती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इस बात को देखें कि साहब वो रिएक्शन कितना परसेंट रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वो हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। दूसरा, हम अगर स्पीड की बात करें कि किस स्पीड से होगा, वो भी हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास में अलग सेक्शंस है। ठीक है ना। जैसे स्पीड करने के लिए हम वहाँ केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं कि वो हमारा जो रिएक्शन है वो किस स्पीड से वहां पर होता है, और जो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वहां जो हम यहाँ जो स्पॉन्टेनिटी देखते हैं कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसको हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, क्योंकि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जी चेंज। जो भी एनर्जी चेंज यहाँ पर हो रहा है वो
थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग होगा। और उन थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को इस्तेमाल करते हुए ही हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि वो सिस्टम या वो रिएक्शन आपका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, तो हम पहले से ही किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पता कर सकते हैं अगर हमें कुछ चीजों का पता हो। अगर हमें पता है कि उसकी एंथैल्पी कितनी है, हमें पता है उसमें एंट्रोपी चेंज कितना है, हमें पता है कि इस टेम्परेचर पर हम करने वाले हैं, तो हम उसकी स्पॉन्टेनिटी को पता कर सकते हैं कि वो रिएक्शन होगा या नहीं। बजाय कि हम लेबोरेटरी में जाएं और लेबोरेटरी में उस रिएक्शन को करवाएं, हम सबसे पहले उसका स्पॉन्टेनिटी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो उससे हमें पेपर पर किया होगा जो स्पॉन्टेनिटी टेस्ट है, उसी से हमें पता चल जाता है कि वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और हम उसमें अपना जो लेबर है, जो हम अपनी उसमें जो श्रम है, हमारी जो मेहनत है, वो हम करने से बच जाते हैं अगर वो रिएक्शन हमें स्पॉन्टेनियस नहीं मिलता तो। लेकिन अगर वो रिएक्शन हमें लगता है कि स्पॉन्टेनियस है, तो हम आराम से उस रिएक्शन को ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि उससे क्या कंपाउंड बनता है और वो कंपाउंड हमारे लिए कुछ यूजफुल है या नहीं। क्योंकि किसी भी कंपाउंड को जब हम बनाते हैं तो वहां पर उसकी एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर वो हम बना लिया हमने वो कंपाउंड और वो किसी काम का नहीं है, तो उसको बनाने का कोई फायदा भी नहीं। ठीक है ना? तो किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए हमें पहले एक ये चाहिए होता है कि हम वो क्यों बनाया, और अगर वो बन गया है तो हम उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। खैर, हम वापस आते हैं अपनी गिब्स फ्री एनर्जी पर। तो देखो, मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन जो है उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए, या ये वो होगी या नहीं होगी, हम यहाँ पर दो फंक्शंस में रिलेशन तय करते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि साहब, या एक तो उसकी, क्योंकि कभी भी हम किसी भी सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं तो वो जो भी सिस्टम हमने लिया है या वो जो भी कंपाउंड हमने लिया है, उसकी कुछ ना कुछ क्या रही होती है, उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होती है। और जब हम उसको काम करवाएंगे उससे, या हीट उसको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, या दो चीजों को मिलाएंगे, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। तो पहला फंक्शन तो ये है कि हमने उसकी इंटरनल एनर्जी, और दूसरा, अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ तो मतलब उसकी एंथैल्पी में भी परिवर्तन होगा, और एंथैल्पी में परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं उसकी एंट्रोपी में भी चेंज होगा। ठीक है, तो पहली जो टर्म हमारी पास में है इंटरनल एनर्जी, और दूसरी जो टर्म है एंट्रोपी। ये दो फंक्शंस जो है, इसमें हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और उस रिलेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं। और ये जो दो फंक्शंस हैं, ये दो फंक्शंस, एक आपका हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन, और दूसरा आपका गिब्स फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन को हम ए से डिनोट करते हैं, और गिब्स फ्री एनर्जी को हम जी से डिनोट करते हैं। तो ये दो फंक्शंस जो इनके रिलेशनशिप से हमारे पास में आते हैं, और दोनों ही फंक्शंस ये बताते हैं कि वो जो हमारे पास में सिस्टम है वो कितना काम कर सकता है, या उसके पास कितनी एनर्जी ऐसी है जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है। हेल्महोल्ट्ज ने इसको वर्क फंक्शन लिखा, और गिब्स ने इसको फ्री एनर्जी लिखा। वर्क फंक्शन हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जब हम इसको क्या करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे, हम हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, सो गिब्स फ्री एनर्जी, और एक जो इक्वेशन इन्होंने दिया, वो इक्वेशन क्या कहता है कि ये जो जी है इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस।
G गिब्स फ्री एनर्जी है, H एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है और S जो है वो एंट्रोपी है। और हेमोल्ट्स वर्क फंक्शन की बात करें तो वो होता है A इक्वल्स टू U माइनस टी एस। दोनों ही अगर हम इन इक्वेशंस को देखें तो हमें सेम लगती है। यहां पर H हमने काम में लिया है और यहां पर U हमने काम में लिया, ठीक है ना। और बाकी हमारे पास में माइनस टी एस है ही और दोनों तरफ। अब देखो H हमारे पास में क्या है, एंथैल्पी। जब भी हम किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस को कराते हैं, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर कराते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। और अगर हम उसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर करा रहे हैं तो उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है। सो ये दोनों के दोनों जो वर्क फंक्शंस हैं या जो फंक्शंस हैं ये बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। हेमोल्ड्स ने इसको वर्क फंक्शन बोला, ए से रिप्रेजेंट किया, गिब्स ने इसको फ्री एनर्जी बोला, जी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। वहां पर उसने, क्योंकि हमको मालूम है कि हम किसी भी प्रोसेस को जब हम करवाते हैं तो ज्यादातर जितने भी प्रोसेसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी लेबोरेटरी में होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। वहां पर हम किसी तरह का कोई प्रेशर चेंज नहीं करते। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस समय होता है वही हम उसी प्रेशर पर वो रिएक्शन या प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। दैट इज वाई ये जो टर्म है H वो हम यूज करते हैं और इसी वजह से इस गिब्स फ्री एनर्जी को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक बात। सो अब दो तरीके हैं इस फ्री एनर्जी को पढ़ने के। एक तरीका तो यह है कि हम इस हेमोल्ड्स फ्री एनर्जी को या जो हमारे पास में गिब्स फ्री एनर्जी है, इस दोनों इक्वेशंस को, ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास में है, इन इक्वेशंस को हम ड्राइव करें। और एक ये है कि ये इक्वेशंस हमारे पास में ऑलरेडी हैं और इन इक्वेशंस को हम ये देखें कि किस तरह से इनकी डिपेंडेंसी है, मतलब कि अलग अलग जगह पे या अलग अलग तरह के जो सिस्टम है हमारे पास में, उन सिस्टम्स में इसको हम कैसे अप्लाई करें और कैसे हम देखें कि वो जो हमारा रिएक्शन है या हमारा कोई भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में वो स्पॉन्टेनिटी है या नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको ड्राइव कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या कहते हैं और किस तरह से आते हैं। तो ये हमारे पास में, मान लीजिए कि ये दो इक्वेशंस हमारे पास में आ जाते हैं। ये इक्वेशन 2 आ जाता है और ये इक्वेशन 1 आ जाता है, ठीक है। इसको 2 और इसको 1 इसलिए लिखा क्योंकि हम यहां से शुरू करेंगे सबसे पहले। और इन दोनों इक्वेशंस की ही अगर हम बात करें तो इन दोनों इक्वेशंस में आप लोगों को U की वैल्यू, H की वैल्यू और S की वैल्यू, H की वैल्यू यहां से ली है, U की वैल्यू हमने यहां से ली है और T तो टेम्परेचर है ही और S हमारे पास में एंट्रोपी है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, स्टेट फंक्शंस हैं। मतलब कि किस पे डिपेंड करते हैं, स्टेट पे डिपेंड करते हैं कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। अगर ये इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी ये तीनों अगर स्टेट फंक्शन हैं तो क्या फ्री एनर्जी और हेमोल्ड्स का जो वर्क फंक्शन है ए, ये भी स्टेट फंक्शन नहीं होंगे क्या? ये भी स्टेट फंक्शन होंगे। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि जो ए और जो जी है ये भी क्या है, ये भी हमारे पास में स्टेट फंक्शन। और अगर हम इस इक्वेशन ए को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर और इसमें अगर चेंज देखना चाहें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम चेंज देखना चाहें तो ये वैल्यू हमारे पास, ये इक्वेशन किस इक्वेशन में कन्वर्ट होता है कि हमारा जो ए है
उसमें किसी न किसी तरीके का परिवर्तन आएगा, मतलब उसकी पहले वैल्यू A1 होगी, बाद में वैल्यू A2 होगी, तो उसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा, जिसको हम डेल्टा A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं डेल्टा A। इसी तरह से हमारा जो U है वो पहले इंटरनल एनर्जी उसकी U1 है, वो फिर U2 में कन्वर्ट होगी, और अगर इसमें हम डेल्टा U देखना चाहते हैं तो वो U2 माइनस U1 होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं डेल्टा U। इसमें जो हमने चेंज देखा, उस टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करेंगे। और अगर हमारे पास में S है तो पहले एंट्रोपी जो है वो S1 थी, अब एंट्रोपी S2 है, और अब जो टोटल एंट्रोपी में अगर चेंज अगर हम देखें तो S2 माइनस S1 है, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे डेल्टा S। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाता है, इक्वेशन नंबर 3। और अगर मैं कहूं कि ये जो चेंज मैंने किया है यहाँ पर, जो इसके ए में चेंज आया, मतलब हेमोट वर्क फंक्शन में चेंज आया, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, या एंट्रोपी में चेंज आया, ये चेंज में लेकर के आया हूं रिवर्सिबली। कांस्टेंट टेम्परेचर पर दिस चेंज इज रिवर्सिबल इफ द चेंज इज रिवर्सिबल, इफ द चेंज इज रिवर्सिबल। देखो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, वो बहुत स्लोली होता है, ठीक है ना। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वर्क, जब हमने पढ़ा था कि हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क के बारे में उस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, तो वहां पर आपको मैक्सिमम वर्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। और यहां अगर हम इस चेंज को रिवर्सिबल माने एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी यहां पे वो क्या होगी, उसको हम बोलेंगे क्यू रिवर्सिबल। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम यहां पर इसमें चेंज लेकर आएंगे तो हीट में भी किसी ना किसी तरह का चेंज होगा, तो हीट में जो भी चेंज होगा उसको हम क्यू रिवर्सिबल मान लेते हैं। और हमें मालूम है, हमने पढ़ा है कि जो एंट्रोपी में चेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास में क्यू रिवर्सिबल अपॉन टाइम। मतलब हीट जो भी अंदर बाहर हुई है, जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, वो पर यूनिट टेम्परेचर या पर यूनिट डिग्री या केल्विन कितनी होती है उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं, ये हम जानते हैं। अगर ये हम जानते हैं तो ये जो डेल्टा एस की जो वैल्यू हमारे पास में है, इस डेल्टा एस की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, और डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो क्या है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। अब देखो ये टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा इक्वेशन बचेगा वो क्या बचेगा, वो डेल ए इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस क्यू रिवर्सिबल। ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाता है, कितना था, 3 और ये 4, 4 इक्वेशन। और अगर हम फर्स्ट लॉ देखें हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, हम जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, वो फर्स्ट लॉ है हमारा डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हमारा फॉर्म है, ठीक है। और क्योंकि हमने यहां पर चेंज कैसा देखा था, रिवर्सिबल, है ना, तो रिवर्सिबल चेंज देखा था, तो हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम यहां पर बता सकते हैं कि जो वर्क हो रहा है वो क्या है, रिवर्सिबल सिस्टम, मैक्सिमम वर्क हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसमें एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी में चेंज, और ये क्यू को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वो माइनस क्यू रिवर्सिबल, ठीक है ना। इसको सिर्फ चेंज कर दिया हमने, यहां पर W का वैल्यू निकाल लिया, W रिवर्सिबल का, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, तो अब जो भी चेंज हमारा ये हुआ है, हमको मालूम है कि अगर सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा तो जो वर्क होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में, ठीक है ना। अगर हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, बिकॉज आप यहां लिख सकते हो, बिकॉज आवर सिस्टम इज वर्किंग, ठीक है ना, सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, तो दैट इज व्हाई वर्क शुड बी
नेगेटिव, दैट इज वाई हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, मींस माइनस W रिवर्सिबल इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस Q रिवर्सिबल। ये हमारे पास में ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हम इन इक्वेशन दोनों को देखें, ये जो हमारे पास में इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5 है, अगर आप इसको कंपेयर करो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर बता सकते हो कि जो डेल्टा ए है, आप यहां देखो ये क्या है, डेल्टा U माइनस क्यू रिवर्सिबल, ये क्या है, डेल्टा U माइनस क्यू रिवर्सिबल, दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हो कि डेल्टा A इक्वल्स टू माइनस W रिवर्सिबल, और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस डेल्टा A इक्वल्स टू W रिवर्सिबल, लिख सकते हो। तो इस तरह से ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाता है 6, जहां पर हमने ये देख लिया, ये जो डेल्टा ए है, मतलब कि जो हमारा हेमोल्ड्स का जो वर्क फंक्शन है वो किसके बराबर है, जो रिवर्सिबली हम वर्क कर रहे हैं उसके बराबर। ओके, सो और साथ में ये इक्वेशन और क्या बताता है, इस इक्वेशन से ये भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे वर्क फंक्शन जो है, ये हेमोल्ड्स का जो वर्क फंक्शन है, ये किसमें है, ये है नेगेटिव, ठीक है ना। और ये नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये वर्क करने में, ये जो एनर्जी है वो इस वर्क को करने में काम आ रही है, मतलब कि ये डिक्रीज हो रहा है और इसमें हमें मैक्सिमम वर्क मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर W रिवर्सिबल लिखा हुआ है, इसका मतलब मैक्सिमम वर्क सिस्टम के द्वारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी टर्म को, ए को हम क्या कहते हैं, हेमोल्ड्स वर्क फंक्शन, या सिर्फ आप इसको कह सकते हो हेमोल्ड्स फंक्शन। तो ये जो ए है यही आपका क्या है, हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन। तो जिस तरह से हमने यहां पर जो इक्वेशन हमारे पास में 1 था, ये इक्वेशन 1, इसको यहां पर देखा कि ये वैल्यू एक्चुअली क्या है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, दिस वन, इसमें चेंज देखेंगे इस इक्वेशन। तो अगर इस इक्वेशन में अगर हम चेंज देखें, हमारा चेंज क्या आएगा, हमारा चेंज है, हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है G इक्वल्स टू H माइनस TS, है ना, ये इक्वेशन 2 था। अब इसमें अगर हम चेंज देखें तो ये इक्वेशन हम हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है और फिर डेल्टा S, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब तक हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए थे, 6। तो इस इक्वेशन को हम रख देते हैं 7। और डेल्टा H जो है वो क्या है, ये हमको मालूम है कि एंथैल्पी में जो चेंज होता है डेल्टा H, वो क्या है, वो है आपका डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना, ये होता है। सो ये जो इक्वेशन में जो डेल्टा H का जो वैल्यू है वो हम यहां पर पुट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर पुट करते हो तो ये इक्वेशन क्या आ जाता है, वो आ जाता है आपका डेल्टा G इक्वल्स टू, अब आप इस डेल्टा H का वैल्यू रख दो तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V माइनस T डेल्टा S, ये इक्वेशन हमारे पास में निकल के आती है। और अब हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 8 है, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है 3, इससे कंपेयर करते हैं। इस इक्वेशन से कंपेयर करो, अगर आप इस इक्वेशन यहां पे, तो एक चीज आपको नजर आ रही होगी,
इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पर ये क्या है? ये दोनों मिलाकर के क्या है? ये डेल्टा यू है, सॉरी डेल्टा ए है, ये डेल्टा ए, ठीक है ना। तो आप यहां पर कंपेयर करो, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 8 and equation 3. So डेल्टा जी इक्वल्स टू, इसकी जगह आप डेल्टा ए लिख सकते हो, और क्या रहेगा? प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस की जगह हमने यहाँ पर ये डेल्टा ए रख दिया। सो एक इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पे ये इक्वेशन 9 आ गई। और हमें मालूम है कि हमने डेल्टा ए इक्वल्स टू क्या निकाला था? हमने निकाला था माइनस डब्ल्यू, रिवर्सिबल। तो आप यहां पर ये भी कर सकते हो कि डेल्टा ए की जगह ये जो डेल्टा जी इक्वल्स टू ये जो डेल्टा ए है इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आप यहां पर लिखोगे क्या? माइनस डब्ल्यू प्लस पी डेल्टा बी। और अगर आप यहां पे माइनस साइन लगा दो तो ये जो W है ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव की हो जाएगी। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाता है। ओके, अब ये इक्वेशन क्या बताता है कि जो फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू है नेगेटिव, ठीक है ना। लेकिन ये कब आपको मिलेगी? जब मैक्सिमम वर्क जो है वो ऑब्टेनेबल हो किसी भी सिस्टम से। कब? जब उसका प्रेशर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम में परिवर्तन हो, ठीक है ना। और इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। यहां देखो प्रेशर कांस्टेंट है, हमने पी को जो है कांस्टेंट रखा हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। और अगर आप ए की बात करें तो यहां ए में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये जो वर्क है, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है या गिब्स फंक्शन है, ये जो वर्क है ये कई तरीके का हो सकता है। ये अलग अलग सिस्टम में जैसा भी प्रोसेस आप ले रहे हो, चाहे वो केमिकल वर्क हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, कोई मैकेनिकल वर्क हो सकता है। सिर्फ आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? जो W है, P है और जो डेल्टा V है, P तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, और ये जो वैल्यूज हैं ये आप पुट कर दो तो ये उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपके पास में क्या निकल के आ जाती है? वो आपके निकल के आ जाती है फ्री एनर्जी। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में इलेक्ट्रिकल वर्क अगर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है? मान लो गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रिकल वर्क उसमें जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क होता है एफ ई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये फैराडे है और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ई, ठीक है ना। इस वर्क को, इलेक्ट्रिकल वर्क को हम क्या बोलते हैं? W। और ये किसमें होता है? माइनस। तो इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, तो उसकी जो फ्री एनर्जी होगी उसमें जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस एन एफ ई के बराबर। और इसको अगर आप साइन चेंज करो तो ये वैल्यू हो जाएगी एन एफ ई, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस कराओ आप, उस प्रोसेस के दौरान फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर वो डिक्रीज हो रहा है इट मींस जो काम है वो किया जा सकता है। इसको एक तरीके से समझो।
मान लीजिए कि आपके पास में एक सिस्टम है ना, ये मान लो मैंने एक सिस्टम ले लिया और इसका कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी रहा होगा, या आप ये कह सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ एंथैल्पी है। वो डिपेंड करता है कि आप कंडीशन क्या अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो वहां पे जो हीट कंटेंट है उसको आप H से रिप्रेजेंट करोगे, और अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है तो आप वहां पर हीट कंटेंट को इंटरनल एनर्जी से डिनोट करोगे या कंसीडर करोगे। ठीक है, सो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है, कुछ ना कुछ एंथैल्पी। ठीक है, ये सिस्टम। अब इसका जो भी U है या इसका जो भी H है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं, कोई ना कोई कुछ हीट इसको प्रोवाइड करता हूं। तो या तो ये हीट दी जा सकती है या इससे हीट ये ली जा सकती है। प्लस साइन डिनोट करता है कि ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। माइनस साइन क्या डिनोट करता है, ये जो रिएक्शन है वो कैसी करवा रहा हूं मैं, एक्सोथर्मिक करवा रहा हूं। अब मैंने सिर्फ इसको क्या किया, ये हीट प्रोवाइड किया। अब ये हीट प्रोवाइड करने पर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम दो काम करता है। देखो, कभी भी हम किसी भी सिस्टम को जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर वो जो हीट है वो दो काम आती है। पहला तो काम आती है वर्क करने में, और दूसरा काम आती है एंट्रोपी चेंज करने में। ठीक है ना, तो यहां तो वर्क परफॉर्म होगा और या फिर उसमें एंट्रोपी चेंज होगी। ठीक है ना, तो एंट्रोपी चेंज का मतलब दो तरीके से एंट्रोपी चेंज हो सकती है कि ये जो सिस्टम है ये दो तरीके से हो सकता है। एंट्रोपी चेंज भी दो तरीके से होगी, या तो वो जो सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी एंट्रोपी क्या हो, कम हो, और या फिर वो सिस्टम जो है वो क्या हो रहा हो, एक्सपेंड कर रहा हो, फैल रहा हो। और आपको पता है दोनों ही केसेस में जो एंट्रोपी है या तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान या एक्सपेंशन के दौरान, और हमें कैसी चाहिए एंट्रोपी, हमें एंट्रोपी चाहिए नेगेटिव। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवानी है तो नेगेटिव में, मतलब कि वो जो आपका सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए। तो ये जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और ज्यादातर एनर्जी जो काम आती है वो कहाँ काम आती है, वो उस सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ाने में काम आती है, क्योंकि सिस्टम वहीं स्टेबल है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर हमारा सिस्टम फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, तो उसकी एंट्रोपी कम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमेशा सिस्टम क्या करता है, फैलने की कोशिश करता है, फैलने की कोशिश करेगा। तो अगर हम उसको जो भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको अगर फैला रहा है, उसकी एंट्रोपी को चेंज कर रहा है, बढ़ा रहा है एंट्रोपी को, ये कह सकते हैं, सॉरी, एंट्रोपी प्लस में है ना, कि एंट्रोपी को बढ़ा रहा है, मतलब यहां एक्सपेंशन हो रहा है, ये सिस्टम जो है वो फैल रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। और ये एंट्रोपी अगर बढ़ेगी, मतलब यहां पर ये जो वैल्यू है, ये जो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है तो यहां पर इस सिस्टम से उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ये जो इंटरनल एनर्जी है, इससे एनर्जी क्या ली जा रही है, और इस सिस्टम से एनर्जी ली जा रही है वो कहां काम आ रही है, वर्क को करवाने में काम आ रही है। और वर्क अगर होगा, करवाया जाएगा, तो ये अगर इसकी वैल्यू, ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये फैल रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तभी ये जो वैल्यू है डेल्टा वी की, ये ज्यादा होगी। अगर ये डेल्टा वी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर ये नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो जो वर्क है उस वर्क से ज्यादा उसको फैलने में वो काम आएगी, और उतनी ही ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो फ्री एनर्जी है इसकी वैल्यू कहां पहुंचेगी, नेगेटिव में। और अगर ये वैल्यू फ्री नेगेटिव में, ये जो एनर्जी है वो नेगेटिव में अगर पहुंचती है, या ये फ्री एनर्जी नेगेटिव में आती है, तो हम कहते हैं कि वो जो सिस्टम है वो कैसा है, वो एक स्पॉन्टेनियस सिस्टम है, या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान वो हो रहा है। ओके, तो सिंपली हम यहां पर कुछ सिस्टम्स को कंसीडर करेंगे और उस सिस्टम में ये देखेंगे, दोनों ही कंडीशन अप्लाई करेंगे।
एक बार हम इस बात करेंगे कि हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, एक बार हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक की, जब हम उससे हीट निकालेंगे, ठीक है ना, उस सिस्टम से हीट निकालेंगे। मींस जब हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहां पर प्लस क्यू लिखेंगे, और उस सिस्टम की बात करेंगे जहां से इसको हम माइनस क्यू लिखेंगे, मतलब इसकी जो भी हीट है उससे हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और इन दोनों ही कंडीशन में हम सिस्टम पर भी बात करेंगे कि यहां पर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके साथ में सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहा है उस पर हम बात करेंगे, और साथ में एक चीज और बात करेंगे, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रही है, चाहे इंटरनल एनर्जी हो या फिर हमारी हेमोल्ड्स वर्क फंक्शन हो, वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। हमने यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें या घटा दें तो हमारा ये जो फ्री एनर्जी है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारी उस प्रोसेस की जो फ्री एनर्जी है वो घटेगी या बढ़ेगी, और घटेगी बढ़ेगी तो उससे हमारी स्पॉन्टेनिटी जो है वो भी डिसाइड होगी कि स्पॉन्टेनिटी वो प्रोसेस जो है वो होगा या वो प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को भी हम साथ में लेके चलेंगे, मतलब हम किसी भी सिस्टम को यहां पर जब स्टडी करेंगे, मान लीजिए कि हमने यहां पर एक सिस्टम लिया और इसकी कुछ ना कुछ हम यहां पर बात करते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी, बट मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उसकी इंटरनल एनर्जी का पता कर भी नहीं सकते, हम यहाँ पर चेंज कर देख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो हीट है इसको प्रोवाइड करूंगा, और यहां पर एक और दूसरा सिस्टम लूंगा और इसको भी मैं क्या करूंगा, हीट प्रोवाइड करूंगा। लेकिन यहां पर ये जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पर इसका टेम्परेचर जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस है। दोनों ही केसेस में मैंने यहां पर देखा है कि टेम्परेचर या तो कम है और या उसका टेम्परेचर पहले से ही बहुत ज्यादा है। तो पहले से भी अगर ज्यादा है और यहां पर कम है, तो दोनों ही केसेस में जो मैं इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में हीट प्रोवाइड करूंगा, इन दोनों ही केसेस में जो फ्री एनर्जी की वैल्यू होगी, उस फ्री एनर्जी की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये दो सिस्टम लेंगे अलग अलग टेम्परेचर पर, और साथ में एक चीज और ये करेंगे कि हम ये बात करेंगे कि ये सिस्टम जो है वो एक्सपैंड हो रहा है या ये सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि सिस्टम जो भी आप ले रहे हो वो सिस्टम दो तरीके से काम करेगा, या तो वो सिस्टम एक्सपैंड होगा या वो सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो पहले हम बात करेंगे कि ये सिस्टम मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अंदर जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब जो इसका डेल्टा एस है, एंट्रोपी की जो वैल्यू है, वो हम मान लेते हैं कि 2 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, और यहां पर भी जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो सेम स्पीड से ये एंट्रोपी की वैल्यू यहां पर चेंज हो रही है, और वो क्या है, वो 2 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस है, और ये भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो। ये डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो मैंने क्या लिखी है, प्लस में, और प्लस में लिखने का वजह क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि अगर हम किसी को भी हीट देते हैं, जैसे कि वहां पे हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिया था कि ये बर्फ है, और अगर ये हीट ले रहा है तो ये क्या करेगा, फैलने की कोशिश करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन हो रहा है तो हीट को क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं से लेकर के और एक्सपेंड कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम यहां पर क्या मानते हैं कि ये मतलब सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है ना, सिस्टम के द्वारा जब फैलता है तो सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है, और सिस्टम के द्वारा जब काम किया जाता है, सॉरी ये हाँ सॉरी ओके ठीक है, सिस्टम जब फैलता है तो सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है, और सिस्टम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टम पर काम किया जाता है।
तो जब हम फैलाएंगे तो वहां पर जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो माइनस में आता है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहां पे जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा एस की जो वैल्यू हमारे पास में आ रही है उसको मैं क्या मानता हूं, वॉल्यूम कम हो रहा है तो यहां पर ये वैल्यू जो है वो +2 मैं मान लेता हूं कि ये +2 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस एंट्रोपी, जिसको हम Q डिवाइडेड बाय T से लिखते हैं, डेल्टा एस। तो ये जो Q है वो पर डिग्री सेल्सियस कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को लेकर के हम टेम्परेचर की डिपेंडेंसी देखेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है अभी कि इस तरह के सिस्टम्स को हम स्टडी करेंगे, तो इस पर बात करेंगे हम अब कल कि किस तरह से हम इन डिफरेंट टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर अमाउंट, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर का अमाउंट भी मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। ठीक है ना, ये मान लीजिए कि ये 500 जूल्स है और ये भी जो है वो 500 जूल्स, मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, 500 जूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से। और ये अलग अलग टेम्परेचर, पहले इसको हमने 100 डिग्री पर रखा हुआ है, दूसरा सिस्टम जो है वो हमने 500 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। पहले से ही इसका 500 डिग्री सेल्सियस है, तब भी हम उसको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है उस समय भी हम इसको 500 जूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर किस तरह से फ्री एनर्जी में अपना चेंज करेगा, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे हमारे कल की क्लास में।